अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में ख़रीदारों की किल्लत हो गई है। लोगों ने अपने घर फ़रोख्त के लिए लगा लिए हैं, लेकिन ख़रीदने वाले लोगों का तनासुब वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो शरह सूद है वो बरतानिया में बुलंद है और बरतानिया की मईशत इस वक्त सुकड़ी हुई है। बरतानिया में महंगाई ज़्यादा है, जिसके बायस अफरात ज़र बढ़ने की वजह से शरह सूद में भी इजाफ़ा किया गया है। तकरीबन ऐसी जायदादें जो फ़रोख्त के लिए पेश की गई हैं उनकी तादाद का तनासुब देखें तो वो 12% बढ़ी हैं। और इसी तरह प्रॉपर्टी वेबसाइट के मुताबिक 36% से ज़्यादा लोगों ने अपनी तलब करदा कीमत में कम अज़ कम एक बार कमी की है। शरह सूद में इजाफे मकानात की फ़रोख्त में कमी की बड़ी वजह करार दिए जा रहे हैं। अगस्त में फ़रोख्त होने वाली जायदादों की तादाद गुज़श्ता 10 साल के औसत से 6% कम हुई है। और इसी तरह 2009 में हमने देखा था कि जो तेज़ रफ्तारी के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमतें कम हुई थी, और अब जो हैं वो इसी तरह कीमतें भी कम हो रही हैं, ख़रीदार भी कम हो रहे हैं, लेकिन जो किराए हैं घरों के उनमें इजाफ़ा हो रहा है। बड़ी जो वजह शरह सूद है, और फिर जो मॉर्गेज पे हैं लोगों के लिए जो लिविंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो खासे बढ़ चुके हैं। जो बाइंग कैपेसिटी है उसमें उस तरह इजाफ़ा नहीं हुआ है। तनख्वाहों के मामले पे आप आए रोज़ देखते हैं कि बरतानिया में हड़तालें हैं। कोई ना कोई किसी न किसी महकमे का अमला हड़ताल कर रहा होता है। और अब ये सूरत हाल किस डगर जाएगी, क्या मज़ीद ये कीमतें कम होंगी और ये कम होने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और बरतानवी मईशत में ठहराव कब आएगा, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मॉर्गेज एडवाइज़र हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। साजिद सुहेल साहब प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। साजिद साहब आपका शुक्रिया। और शाहिद हुसैन साहब प्रॉपर्टी डेवलपर हैं। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आवान साहब पहले आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा ये जो रुझान है कमी का, शरह सूद के अलावा दीगर कौन से अवामिल हैं जो इसमें कार फरमा हैं? ये सबसे बड़ा मसला है। जब से बरतानिया के अंदर शरह सूद के अंदर इजाफा हो रहा है उस वक्त से लोगों को नए घर लेने के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो बैंक्स हैं वो भी एक जो नए लोग जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनको मॉर्गेज देने के अंदर जो है काफ़ी रिलक्टेंट हैं। और यही वजह इस वजह से जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी सुकड़ रही है और बायर है नहीं मार्केट के अंदर, और इसलिए मकानों की कीमतें जो है वो ड्रॉप कर रही हैं। और ये 2007 के बाद पहली मरतबा हुआ है कि 12% से ज़ायद जो है वो घरों की कीमतें गिर चुकी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो चूँकि बैनुल अक़वामी स्टूडेंट बहुत बड़ी तादाद के अंदर लंदन में इस वक्त आए हुए हैं और घरों की रेजिडेंस का उनकी रहायश का मसला बना हुआ है। लोगों को किराए पे घर मिलना मुश्किल हो गए हैं, और उसके साथ जो है वो किराए भी बढ़ गए हैं। और वो किराए बढ़ने के साथ साथ जो आम लोग जो फैमिलीज के साथ रहते हैं वो भी मुश्किलात का शिकार है। तो महंगाई ने जो है वो हर तरफ से जो है वो घेर रखा है, और एनर्जी के बिल भी बढ़ रहे हैं, और ये शरह सूद बढ़ने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और अभी कहा जा रहा है कि ये जो हाउसिंग इंडस्ट्री है ये मजीद 3 साल तक जो है वो दोबारा पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ सकती, क्योंकि 3 साल के लिए जो है वो जो लोग अपनी जो मॉर्गेजेस हैं उनको शरह सूद फिक्स करवा रहे हैं। और अभी कल जो है वो थोड़ी सी अच्छी खबर आई है। कल जब बैंक ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने रिव्यू किया तो उसके अंदर उन्होंने शरह सूद के अंदर इजाफा नहीं किया, जो जिसको लोगों ने एक बड़ी अच्छी नज़र से देखा है। नहीं तो लोगों को ये थोड़ा सा गुमान हो रहा था कि शायद अगर 0.25% शरह सूद मजीद बढ़ गई तो लोगों की मुश्किलात के अंदर जो है वो मजीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बुरी तरह मैं कहूँगा बहरान का शिकार है। जी ठीक है। शायद साहब ये अवामिल जो ग़ुलाम हुसैन आवान साहब ने बताया, इसके अलावा और क्या रीज़न्स हैं कि लोग अब प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और ख़रीदार भी कम हैं? जी थैंक यू फैसल भाई। सबसे पहले तो देखें कल जो MPC की मीटिंग थी यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की, एक बहुत अच्छा उन्होंने डिसीजन यहाँ लिया है कि जो शरह सूद है इंटरेस्ट रेट उसको सस्टेन किया। ये पहली दफ़ा है कि लास्ट 2 ईयर्स में जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया नहीं गया, जिसका ऑलरेडी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे आने लग गया है। जो आपका क्वेश्चन है कि जो इस टाइम लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेचना चाहते हैं, काफ़ी जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है, जिनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपनी जो मॉर्गेज की पेमेंट है उसको अप टू डेट रख सकें। तो काफ़ी लोगों ने, क्योंकि जो मॉर्गेज की डील है वो फिक्स भी ली होती है, लेकिन जिनकी फिक्स मॉर्गेज नहीं थी उनकी
इंटरेस्ट जो मॉर्गेज की पेमेंट थी वो मंथली बहुत ज़्यादा चली गई थी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो है वो उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है, जो 6.7 से 6.4 पे ड्रॉप डाउन हुई है इन्फ्लेशन। असल में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो मकसद है सेंट्रल बैंक का वो यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और जो परचेजिंग पावर एक आम पब्लिक की है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन कल की जो मीटिंग थी उसके बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, जो प्राइसेस जो मार्केट में थोड़ी सी इससे तेजी भी आएगी। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको सस्टेन करना और नीचे लेके आना एक बहुत अहम फैक्टर है यूके की इकोनॉमी में, जिसका एक जो है अभी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हम देखेंगे। सही है। तो खुर्रम शहजाद साहब, जो लोग ऑलरेडी मॉर्गेज पे हैं, इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और ये भी बता दें कि अगर आप मॉर्गेज के थ्रू प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो प्रोएक्टिवली कौन से स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, देयर आर 3 मेन फैक्टर्स। यहाँ पे आपने जब बात की इन्वेस्टर्स की, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, होम मूवर्स हैं, वो लोग जो प्लान बनाते हैं कि हमने कल को बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है। मार्केट की कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो चुका है कि इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसको उतना ही रेंटल डिमांड या ऑल्दो रेंट पे प्रॉपर्टीज मिलती नहीं है लेकिन उसको फ़ायदा नहीं है, तो वो अपना पैसा बचा के बैठा हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज हुए हैं वो लोग जो पहली दफ़ा जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, वो बेचारे ये कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से अपने लिए डिपॉजिट सेव नहीं करना पाते। आपने अभी सवाल किया कि वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप्स तो बैंक जो अब मांगते हैं कि आप एक डाउन पेमेंट दें, फॉर एग्जांपल 10%, 20%। अब वो लोग जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के क्राइसिस की वजह से, वो कैसे खासतौर पर लंदन में 30, 40, 50 हज़ार पाउंड सेव करें कि उनको अपने जो है मंथली एक्सपेंसेस उनके बेयर करना मुश्किल हुआ है। तो आई थिंक दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने डिपॉजिट कैसे करना है। उसमें थैंकफुली जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनमें बैंक ऑफ मम एंड डैड हम जो है वो काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं डिपॉजिट में। दूसरा, आपकी सैलरीज काउंट होंगी कि आपकी कितनी अर्निंग है, उसके लिहाज से बैंक आपको असेस करता है। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस टेस्टिंग जहाँ पे बैंक करते हैं कि हम इस शख्स को कितनी कोई मॉर्गेज दे पाएंगे, वो भी बढ़ती जा रही है। जो पहले बंदे अफोर्ड कर सकते थे एक घर लेना, अब वो उससे आधी कीमत का घर अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका है। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये बड़ी केयरफुली जो है कि प्लान करना पड़ेगा कि हम डिपॉजिट कैसे सेव करें, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, और ये भी सोचें कि फ्यूचर में जब फिक्स रेट ये ख़त्म होगा, जिस तरह आज लोग हमारे पास आते हैं, पहले 200 अगर किस्त है और अब उनकी 1200 तक चली गई है, तो हाउ दे गोना कोप विद दिस। सो आई थिंक दीज आर द फैक्टर्स जो है इस वक्त बायर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आ रही हैं क्योंकि इन्वेस्टर भी सेल अप कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। साजिद साहब, यूजुअली डिफरेंस कितना होता है कि एक शख्स जब मॉर्गेज की सूरत में किस्त पे कर रहा है बैंक को, या वो उसी प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो किसी ऑनर को दे रहा है? अच्छा सर, इसमें ये है कि आजकल तो वैसे ऑनेस्टली हालांकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ना आजकल आपकी रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं, समटाइम जो ना मॉर्गेज से भी ज़्यादा रेंट हो रहे हैं, क्योंकि उसकी रीज़न है कि मार्केट के अंदर जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि जैसा कि हमारे दूसरे दोस्तों ने भी अर्ज़ किया कि स्टूडेंट्स आए हैं और उसके अलावा यूके के अंदर आपको पता है इस टाइम पे जो ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी मिल रहे हैं, तो लोग खुद भी आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आ रहे हैं। उसकी वजह से डिमांड जो ना बहुत ज़्यादा चली गई है। और इसी तरह जो हाउसेज जो मसला अपार्टमेंट या जो भी प्रॉपर्टीज़ इस वक्त फॉर सेल हैं, तो उस तरह से वो सेल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो पेंडिंग में जा रही हैं। इधर वे वो ना सेल हुई है, ना वो आपकी अभी रेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए ओबियसली उसके अंदर बड़ा डिफरेंस आ जाता है ना। तो लेकिन जिस तरह अभी दूसरे दोस्तों ने कहा है कि सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो लास्ट मीटिंग है कल की, उसके अगर आप मिनट्स पढ़ें तो उसमें ये होता है कि आपके 5 मेंबर ने वो भी इंक्रीज आप कह लें कि होते होते अभी जो ना वहाँ पे इस टाइम पे वो टल गया है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि 5 मेंबर का ख्याल था, वोटिंग थी कि उसको जो ना इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। और
4 मेंबर जो ऐसे थे जो उन्होंने वोट किया कि नहीं, इसका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट अभी इंक्रीज नहीं हुआ। अब दूसरा ये हुआ है कि प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कम आई है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर, जैसा कि हमारे दूसरे दोस्तों ने कहा कि इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन इसके अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे लोग हैं जो कि थोड़ा रिस्क लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, वो उसमें भी बहुत स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जो सूरत हाल है, सारी सूरत हाल, इससे वो पूरा जो है ना, जिस तरह कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रहे हैं। वो क्या करते हैं, अब प्रॉपर्टी जाती है ऑक्शन पे, बहुत सारे लोग मैं जानता हूं कि वो ऑक्शन पे जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी के ऊपर बिडिंग नहीं करते। उन्होंने देखा होता है, वो नजर रखते हैं जो प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, फिर वो जाते हैं आफ्टर द ऑक्शन, ठीक है। जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई ऑक्शन के ऊपर, वो क्या कहते हैं, फिर वो, क्योंकि जो ओनर होता है वो ऑब्वियसली वो डेस्परेट होता है सेल करने के लिए ना, उसका मोराल जो है ना वो डाउन हो गया होता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन पे सेल नहीं हुई। तो वो क्या करते हैं, फिर वहां से अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो अवेल करते हैं कि उनको ऑफर देते हैं, फिर और भी जो है ना बिलो द मार्केट वो जो है ना प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करते हैं। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो इस तरह से आजकल काफी जो है ना मार्केट के अंदर चल रही हैं वो चीजें। सही है। अच्छा शाहिद साहब, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, इस टाइम जो लोकल सिचुएशन है, जो लोकल इन्वेस्टर्स है, वो उनको मार्केट पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, और लोकल जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, वो मॉर्गेज पे डिपेंड होते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे है वो मॉर्गेज पे घर लेते हैं। लेकिन जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास कैश की कैपेसिटी है, वो मतलब कैश बाइंग कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें से निकलती है कि वो इससे मार्केट क्योंकि थोड़ी स्लो है, तो वो इसका फायदा उठाते हुए सस्ती प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। मैंने खुद भी काफी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट हो गए, चाइनीज हो गए, इंडियन, पाकिस्तानी, उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट इस टाइम किया है कैश बाइंग के सिलसिले में। तो दिस इज द बेस्ट टाइम इफ यू हैव अ कैश सेविंग, तो आप कैश प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर दैट। सही है। अच्छा खुरम साहब, मॉर्गेज पे लोग जाएंगे, उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना है, बाकी डिविडेंड्स भी उन्हें पे करने पड़ेंगे, ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट टाइम भी उनको मिलता है, लेकिन यूजुअली कैश प्रॉपर्टी और मॉर्गेज में डिफरेंस कितना आ जाता है? और ये पहले कितनी सहूलत थी जब इंटरेस्ट रेट कम था, और अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से ये कितनी बड़ी लाइबिलिटी है? सर लाइबिलिटी तो इसकी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर भी इशाया किया था, जिसमें ये कुछ 3-4 साल पहले बड़ी मेजर चेंजेस आई थी, जिसमें जो इन्वेस्टर है उसको हैवीली टैक्स किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को अपना थोड़ा सा गेम प्लान चेंज करना पड़ा, सच है इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम देने की बजाय कंपनी के नाम पे ले ली, क्योंकि उसमें अखराजात जो हैं वो ऑफसेट हो सकते हैं, अगर आपके पर्सनल नाम पे है वो अखराजात ऑफसेट नहीं हो सकते। तो ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, लाइबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपके नॉर्मली जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा सारा नहीं लगाता, ऑब्वियसली दे हेज इट, दे रिस्क इट टू द लेवल वो समझते हैं कि हमारा सारा पैसा ज़ाया ना हो। तो आई स्टिल थिंक, मेरे ख्याल में मैं भाई से एग्री करूंगा कि इस वक्त ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पहले आप 25% डिपॉजिट देते थे, अगर आपको अभी भी 50% देना पड़ता है। हिस्टोरिकली यूके की प्रॉपर्टी मार्केट अपना होल्ड अप करती है वैल्यू। हमने 2008 का क्रैश देखा, उससे पहले भी क्रैशेस देखे, लेकिन अगर आप उन प्राइसेस को कंपेयर करें जो प्राइसेस उस वक्त 2-2.5 लाख या 4 लाख हो चुकी हैं, तो प्रॉपर्टी बाउंस बैक करती है एंड इज स्टिल अ सेफर बेट फॉर प्लेंटी ऑफ अदर इन्वेस्टर्स। तो यस लाइबिलिटी है, लेकिन उसको ऑफसेट करने के तरीके भी हैं, गवर्नमेंट आपको देती है तरीके उसको, अगर आप क्यूकली यूज करें। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे से करना चाहेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टैक्सेशन में और उतनी रिलैक्सेशन नहीं रही जो कभी मिला करती थी। और गवर्नमेंट इनफैक्ट इस वक्त इन्वेस्टर्स को 3-4 साल पहले जो उन्होंने शाये किए थे अपने रेगुलेशन, वो डिस्करेज कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइम बायर्स आए मार्केट में, क्योंकि घरों की बहुत शॉर्टेज थी इनके लिए। तो वो रेंटल मार्केट को थोड़ा कट करने के लिए, ताकि हमने देखा जब जिधर आए स्कीम सच एज हेल्प टू बाय, यानी कि लोगों को जो पहले फर्स्ट टाइम बायर ये कुछ डिस्काउंट्स दिए गए, फिर हमने देखा कि स्टैम्प ड्यूटी रिलैक्सेशन आई कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स का जो कोविड के दरमियान आया, वो सारे मेजर्स इसीलिए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लिए घर खरीदें बजाय इसके कि इन्वेस्टर्स खरीदें। लेकिन जो क्लेवर इन्वेस्टर्स हैं जो इन चीज को प्लान करते हैं,
उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इस लो मार्केट को अवेल कर सकते हैं। सही है। खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि जो डिपॉजिट है अगर वो पड़ा है और उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो एनुअली उस पर टैक्सेशन का सिस्टम क्या है, कितने टैक्स हैं? जी, अगर तो आपका डिपॉजिट एक बैंक अकाउंट में पड़ा है तो आप उस पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे, वो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। अब वो आप कितना टैक्स देते हैं ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल अर्निंग पे। अगर आप 20% टैक्स देते हैं और वो इंटरेस्ट आपको एक थ्रेशोल्ड से इंक्रीज कर जाता है तो आप मे बी आप 40% जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसको सिर्फ टैक्स में दे देंगे। तो इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल के उस इंडिविजुअल की अपनी आमदन कितनी है, फिर वो जो प्रॉफिट उस बनाएगा उस डिपॉजिट से जो कि सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो उस पर टैक्स भी देगा। वो डिपेंड करता है 20% 40% बंदे की जो कितनी आमदन है उस इंडिविजुअल की। तो मेरे ख्याल में इनफैक्ट इन्फ्लेशन की वजह से वो डिपॉजिट तो वैसे ही अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। जो 1 लाख पाउंड पहले था पिछले साल, अब उसकी वैल्यू वो तो नहीं रही। सो इन्वेस्टर्स आर स्टिल लुकिंग, दे आर स्टिल ऑन द हंट। और मैं राना इकबाल साहब से एग्री करूंगा कि लोगों ने बड़े क्लेवर तरीके और जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं कि मैं कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। जी ठीक। तो टैक्सेशन डेफिनेटली आपको उस पर देखना पड़ेगा। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शाहिद साहब, यहाँ ये भी बात हुई कि जो लंदन है उसकी बात करें तो वहाँ पे तो रेंट पे प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। सेंट्रल लंदन या शहर के अंदर के हालात क्या हैं, और अगर आप शहर से बाहर जाते हैं और वहाँ पे आपको अगर घर किराए पे मिलता है तो मुश्किलात क्या हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन में या दीगर या सहूलियात में? जी, इसमें रिसेंटली इन लास्ट 2 इयर्स एक बहुत बड़ा इन्फ्लैक्स माइग्रेंट्स का जो है वो यूके में आया है। वो स्टूडेंट्स की शेप में स्पॉन्सर वीज़ा, वर्क परमिट, एक जिसकी वजह से जो लंदन की प्रॉपर्टी मार्केट है इस पर एक ह्यूज प्रेशर है। अभी प्रॉपर्टी ढूंढना यहाँ पे इज नॉट एन ईजी जॉब। एक प्रॉपर्टी अवेलेबल आती है, उसके पीछे कई एप्लीकेंट्स होते हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं वो सेंट्रल लंदन, ईस्ट लंदन, इन इलाकों में है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट सिस्टम लंदन में आया है। अब ये है कि अगर आप आउटसाइड कहीं जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। लंदन एक बड़ा सिटी होने की वजह से यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। आउटसाइड देयर इज़ नो डाउट कि आउटसाइड आप चले जाएँ, ब्राइटन चले जाएँ या हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे चले जाएँ, प्रॉपर्टी की जो सिग्निफिकेंट जो है ना उसमें प्राइसेस में कमी आ जाती है रेंट में। लेकिन वहाँ पे जॉब्स भी उसी हिसाब से कम होती हैं, वेजेस का जो लेवल है वो कम होता है। तो इस वक्त एक लंदन में जो है वो प्रॉपर्टी ढूंढना स्टूडेंट्स में खुद जो है वो इसमें जो है वो मैंने काम किया है। इस डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन ढूंढना, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि लंदन में मिल जाए, क्योंकि जॉब भी उन्होंने करनी होती है जिससे वो अपनी फीसेस भी पे करनी होती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्क परमिट पे लोग आए हैं स्पॉन्सर्स पे, उनको लंदन में जॉब्स मिलती हैं। तो दिस टाइम देयर इज अ ह्यूज प्रेशर इन सेंट्रल लंदन एंड ईस्ट लंदन एंड ओवरऑल इन लंदन कि रेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। सही है। अच्छा साजिद साहब, आपको क्या लगता है ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब तक जो है वो प्रॉपर्टी अपनी जो असल कीमत है उसको रिटेन कर लेगी? जी, मुझे लगता है ऑनेस्टली मेरे ख्याल में कम से कम नेक्स्ट जो है ना एटलीस्ट अगर आप कह रहे हैं 3 साल जो है ना 2 से 3 साल कम से कम जो है ना, अभी थोड़ा सा आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। 2 से 3 साल लगेंगे मेरे ख्याल में, जब तक ये सारी चीज़ें जो ना स्लोली जो थोड़ा बेहतरी की तरफ आएंगी। क्योंकि इस वक्त जो लोग प्रॉपर्टी देखें, जो अब जो करंट मार्केट है ना, ये बेसिकली बायर मार्केट है, ठीक है। जिस बंदे ने अब कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है ना या कर सकता है, ये उसके लिए ओबियसली जो ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आपने 1 महीने या 6 महीने के लिए तो बाय नहीं करनी। अगर आपने रेंट आपका देख लिया, रेंट भी इतना हाई, अगर आप जिस तरह खुर्रम साहब ने अभी मेंशन किया कि किसी के पेरेंट्स हैं या कोई ऐसा बंदा जो उनको हेल्प आउट कर सकता है डिपॉजिट की तरफ, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने इतना हाई रेंट पे करने की बजाय तो आपके एक बार मॉर्गेज हो जाएगी तो आप मॉर्गेज पे करते रहेंगे, रेंट भी तो आपने अफोर्ड करना है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अब रिसेंटली अगर रिपोर्ट देखें जो सेलर्स हैं
29% जो होम ओनर्स है ना, वो मसलन उसमें जो अपनी जो उनकी शॉर्टेज है मॉर्गेजेस की जो पेमेंट्स वगैरह है ना, 29% पे वो चली गई है। तो इसलिए अभी क्राइसिस है प्रॉपर्टी का, ऑब्वियसली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, क्योंकि जो बायर होता है तो क्योंकि जाहिर है अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हमारे पास पैसा, तो हम वेट करेंगे थोड़ा मार्केट सस्टेन हो जाए। लेकिन आप ये देखें फिर आपको उस प्राइस पे नहीं मिल सकती जो अब मिल रही है, ठीक है। ओबियसली आपको थोड़ा, अगर आप चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी श्योरिटी हो जाए कि हम मेक श्योर कर लें कि प्रॉपर्टी जो है ना हमें कोई नुकसान नहीं देगी, ठीक है। लेकिन और मैं इसमें मेरा ये भी मानना है कि जो भी प्रॉपर्टी है ना, वैसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें तो प्रॉपर्टी कभी आपको लॉस नहीं करती। ओबियसली इट विल टेक कपल ऑफ ईयर, जैसा मैंने कहा कि अभी 2-3 साल तो कम से कम इसको लगेंगे। अब दुनिया की कोई भी बड़ी बड़ी जो है ना एयरलाइंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कोई भी कंपनी देख लें मल्टीनेशनल, उनका अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें, सबसे जो एसेट होते हैं वो इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, वो प्रॉपर्टीज के अंदर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नेट एसेट है आपका, कभी भी जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ना सिर्फ यूके में, पाकिस्तान में आप देख लें लोगों जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं किस तरह से वो मिलियनेयर बन जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर हमेशा से आपको प्रॉफिट होता है। इसी तरह से अब यूके के अंदर आप देखें, जो रिसेंट जो लास्ट मंथ में मेरा रिपोर्ट आई थी, सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड जो था यूके के अंदर वो लॉयड्स बैंक था। एक बैंक है जो लॉयड्स बैंक, जो उसको यूके के अंदर सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है इस वक्त, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए जितने भी कोई बैंकिंग सिस्टम है, कोई एयरलाइंस है, कोई और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मोस्टली उनके जो एसेट होते हैं ना, सॉलिड एसेट जिसको हम बोलते हैं, वो उनका बैकअप प्लान जो प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। तो इसलिए इस वक्त जो है ना वो बायर्स बेसिकली मार्केट है, तो जो बंदा अफोर्ड कर सकता है डेफिनेटली ही या शी शुड गो स्ट्रेट वे, इसको जो ना उसके अच्छे तरीके से इसको कंसीडर करना चाहिए। सही। खुरम साहब, आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ेगा और ये जो इकॉनमी इस वक्त स्क्वीज़ है, ये कब अपने पर खोलना शुरू करेगी? जी भाई, एक्चुअली मेरा ओपिनियन ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी की तरफ आ चुका है। जिस तरह हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं इस प्रोग्राम में भी कि रेट नहीं बढ़ा। इनफैक्ट हमें लास्ट वीक से लेंडर्स के ईमेल्स आ रही हैं जो रेट अपने रिड्यूस कर रहे हैं। अभी बैंक का रेट, जिस तरह सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इंग्लैंड का 5.25% चल रहा है, और हमारे पास लोग आते हैं जो लेस देन 5% पे भी उनको मॉर्गेजेस अवेलेबल होना शुरू हो चुकी हैं। ये फिनोमेना सिर्फ लास्ट वीक में शुरू है, वरना तो हमने ट्रेजेक्टरी जो थी वो इंक्रीज की तरफ ही थी। तो मेरे ख्याल में हमारे पास अभी साइंस आ चुके हैं कि ये हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिडक्शन हो जाएगी, इसका मतलब ये सिर्फ है कि मार्केट को या लेंडर्स को ये श्योरिटी हो चुकी है कि अब जो हमारा पीक है वो रीच हो चुका है या होने वाला है। और हम, अगर आप ज्यादातर वो जो रेट्स आपको मिलते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो अगर वो आपको 5 साल का रेट दे रहे हैं लेस देन उनकी बोरिंग कॉस्ट, तो उनको पता है कि 2-3 साल में वो अपना प्रॉफिट बना लेंगे, मीनिंग कि हम अब रिडक्शन की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी के जो है ना ओवरलुक्स हैं अब हमारे सामने उस रात, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी या जियोपॉलिटिकल चीजें भी इसमें काउंट करती हैं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एकदम इतना चेंज हो जाएगा। 2009 से ये ऑलमोस्ट 0.5% या 0% से रेट चल रहा था, और लास्ट 2 ईयर्स में तो वो 5.25% पे ले गए। तो लेकिन अगर आप नेचुरली बात करें, जो नेचुरल कोर्स है, तो उसमें मेरे ख्याल में हम पीक की तरफ आ चुके हैं, और लेंडर्स ने भी अपने रेट्स रिड्यूस करने शुरू कर दिए हैं। जो हमें 6.5% पे मिल रही थी डील, अब उन्हें 5% या उसके अराउंड मिल रही है। सो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली नाउ स्कोप फॉर रेट रिडक्शन। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं यार 2 महीने इंतजार कर लूँ तो इतना नीचे चला जाएगा। इट विल टेक टाइम, परहैप्स एटलीस्ट कपल के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, तो प्रॉपर्टी की कीमतें भी आप कह रहे हैं फिर मजीद कम नहीं होंगी अगर रेट एक जगह पे है, ये रिटेन कर रहा है? रेट रिडक्शन का और प्रॉपर्टी का थोड़ा सा लिंक है भी और नहीं भी। ये डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ बोरिंग। अगर तो लोगों के पास डिपॉजिट्स हैं तो ठीक है, ऑफ कोर्स वो लोग बाय कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी इंक्रीज जो है वो डिफिकल्ट है कि हम उसके साइंस अभी नहीं हमारे पास आए। लेकिन यह कि रेट रिडक्शन होगी, यानी कि वो लोग जो ऑलरेडी मॉर्गेजेस पे हैं उनके लिए थोड़ी सी रिलीफ हो जाएगी।
अगर आप इस सोच पे बैठेंगे कि हम इंतजार करते हैं कि प्रॉपर्टी एकदम शूट अप हो जाएगी तब बेचेंगे, आई थिंक दैट विल टेक टाइम। सिर्फ ये है कि ये ऑलरेडी जो लोग मॉर्गेजेस पे हैं उनको थोड़ी सी रिलीफ हो जाएगी, वो अच्छे रेट्स जिनके रेट्स एक्सपायरी पे आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा होगी। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आपके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। साजिद साहब, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब लोग जो हैं, जो बायर हैं, जो आम लोग हैं, ये जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, क्योंकि एक बड़ी एक्साइटमेंट भी होती है और बहुत से लोगों का ख्वाब होता है अपना घर ख़रीदना, तो क्या वो लोग अब इस बात पे मुतमईन हैं, उन्हें ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहीं पे रहेगा और अब ये रिस्क लिया जा सकता है? जी बेसिकली देखें, मैं शुरू करता हूं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, बेसिकली पहले क्या हुआ कि जब से ब्रेक्जिट हुआ है ना, तो गवर्नमेंट से मेरे ख्याल में कोई उस तरह से जो है ना वो ऑन टाइम डिसीजन नहीं लिए गए। आप देख लें ब्रेक्जिट के बाद जो है ना वो एक से बढ़ के एक जो है ना वो एक इशू ख़त्म होता है तो दूसरा हो जाता था। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी मेंशन किया कि कभी लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कभी मुझे अब यूके में इतना टाइम हो गया, मैंने उस वक्त ब्रेक्जिट के बाद पहली बार देखा जब इनके पास देखें ड्राइवर जो ना लॉरी ड्राइवर शॉर्ट हो गए थे, तो फ्यूल की कमी आ गई थी। ये मैंने पहली बार, हम पाकिस्तान में तो देखते रहते हैं, ये रूटीन की बात है कि लोग पेट्रोल पंप वगैरह पे लाइन लगा के खड़े हैं या आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूके के अंदर अब ये पहली बार हुआ था, हम गाड़ी लेके जाते तो हमें जो ना वो थोड़ा सा एक लिमिटेड क्वांटिटी मिलती थी कि आप इतना ही फिल हो सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा दे नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट वो देखें, क्योंकि ऑन टाइम डिसीजन नहीं हुआ तो उस वजह से वो हमें देखने को मिला। इसी तरह और भी बहुत सारे ट्रेन जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करते रहे हैं, उसके बाद एक एक क्राइसिस ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनका मसला ये है मेरे ख्याल में, क्योंकि ओबियसली दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन प्रॉपर्टी ईदर द बाइंग सेलिंग और डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर उनका एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली उनकी जो सेविंग है उनको बड़ी क्लोज टू देयर हार्ट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बड़ी हार्ड वर्क करके लोग अपना जो है ना यहाँ पे सेविंग करते हैं। आपको पता है आजकल खास तौर पे जो महंगाई का आलम जा रहा है इस वक्त यूके के अंदर भी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, तो और भी ज़्यादा टफ हो गया है। अब वो जिस तरह बंदा होता है ना कि जो कभी किसी ने बिजनेस ना किया हो, एक जॉब पेशा बंदा हो, तो उसको जॉब छोड़ के अपनी सारा जो रिस्क लगाना बिजनेस के अंदर जहाँ कोई जमा पूंजी, ठीक है, वो बड़ा डरता है। अब यही प्रॉब्लम आ रही है जो फर्स्ट टाइम बायर है। ओबियसली हर बंदे की ख्वाहिश है कि अपना घर हो, लेकिन क्योंकि उनका इन चीज़ों में एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर बहुत डरते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, एक बंदा कोई और बात करता है, दूसरा कोई और करता है, टीवी पे कुछ और कहा जाता है, ठीक है, कुछ निजी महफिलों में कुछ और कहा जाता है, फिर वो बड़े कंफ्यूज हैं अभी इस वक्त में। अगर मैं कहूँ तो उनको समझ नहीं लग रही कि वो इधर जाएं या इधर जाएं, तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा ब्रेव होना चाहिए। अगर ओबियसली आपने रेंट भी पे करना है तो अगर आपके पास डिपॉजिट है तो आपको थोड़ा, जो फर्स्ट टाइम बायर है उसको जो कन्फ्यूजन का जो वो एक आपका है ना माइंडसेट, उससे निकले और आपको प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह अभी खुरम साहब ने भी कहा कि आप जो रेट्स हैं ना वो तकरीबन सर्टन होते जा रहे हैं, ठीक है, वो एक आपको अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब इससे मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा एक बार फिर ऊपर जाएंगे, इतनी जल्दी नीचे भी नहीं आएंगे, जैसा कि हमने कहा कि अभी 2-3 साल लगेंगे चीज़ों को नॉर्मलाइज होते हुए, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जो है ना वो कन्फ्यूजन से निकलना चाहिए, थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए इसमें। जी ठीक है। गुलाम हुसैन अवान साहब, यहाँ हम बात कर रहे हैं लोगों की। आमतौर पर लोग अब जो है वो शरह सूद को भी बढ़ाया नहीं गया। ये हमारे जो दीगर पैनल में दोस्त मौजूद हैं वो ये भी कह रहे हैं कि रेट अब मज़ीद कम भी नहीं होंगे और बढ़ेंगे भी नहीं। कुछ अर्सा बज़ाहिर लगता है कि यहाँ पे फ़िक्स रहेगा जो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन अवाम के अंदर कोई उम्मीद बेहतरी की है या एक मायूसी है? कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ चुकी है, सेंटिमेंट क्या है अवाम का? बिल्कुल ठीक है आपने कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा गुज़श्ता रोज़ नहीं हुआ, इससे जो है वो लोगों को कुछ उम्मीद ये बंदी है कि कम से कम अब मसाइल जो है वो मज़ीद शायद ज़्यादा गंभीर ना हो, लेकिन जो इस वक्त भी सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कुन है। जैसा आपको बताया कि एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ी हुई हैं और जो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की पहुंच से बाहर है। यही वजह है कि देखें जिसकी मॉर्गेज पहले अगर फॉर एग्जांपल 1500 पाउंड थी, इसकी 2000 पाउंड तक मंथली मॉर्गेज पहुंच चुकी है।
और दूसरे एनर्जी बिल भी हैं, फिर इसके अलावा जो आपकी रोजमर्रा खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। तो आम आदमी, खासतौर पे जो सैलरीड पर्सन है, वो काफी परेशान है। और अब थोड़ा सा बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये एक हवा का अच्छा झोंका है कि जो इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा नहीं हुआ, उससे कुछ उम्मीद है कि जो है सूरत शायद अब मजीद खराब ना हो। जी सही है। अच्छा शाहिद साहब, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं और जो फर्स्ट टाइम बायर होंगे, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे होंगे, किस नौइयत के फ्रॉड उमूमी तौर पे होते हैं जो पहली बार प्रॉपर्टी ख़रीदने आ रहा है? जी देखें, यूके में जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है या जो इनका यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस तो बड़े कम होते हैं, इज नेक्स्ट टू नन। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा, जो मेरी स्टडी है इसकी, कि थोड़ा सा वेट कर लें। अभी इवन दो कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, जो लास्ट मीटिंग थी एमपीसी की, अगली जो मीटिंग है जो कि नवंबर में ड्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि उसमें ये इसको सस्टेन करते हैं या नीचे लेके आते हैं या ऊपर लेके जाते हैं। कि ओब्वियसली इसका अल्टीमेटली जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो इन्फ्लेशन से है। इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई है, तो जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनको मैं यही उनको सजेस्ट करूंगा कि 2-3 महीने देख लें। इंटरेस्ट रेट अगर नीचे आता है तो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी, ओब्वियसली यूके में हर बंदे का ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए प्रॉपर्टी लेना। तो आई विल सजेस्ट जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं कि 2-3 महीने देखें, उसके बाद डिसीजन लें और छोटी प्रॉपर्टी लें, ताकि आप कल को मॉर्गेज की जो रीपेमेंट्स हैं वो भी आपको आसानी से हो। प्रॉपर्टी के लेदर पे आपका पहला स्टेप है, तो विद इन जो बजट है वो छोटी प्रॉपर्टी लेके उसके बाद आप किसी बड़े स्टेप के लिए जाए। सही है। खुर्रम साहब, उमूमी तौर पे बैंक की टैक्टिक्स क्या होती हैं? ज़ाहिर एक शख्स पता है, कंफर्म है कि ये ख़रीद रहा है, बैंक्स अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे लोगों को डील करते हैं? बैंक का तो काम है वैसे पैसे लैंड करना, उनका बिजनेस है। अगर वो लैंडिंग और या स्टॉप कर देंगे तो उनको तो कारोबार बंद हो जाएगा ना। तो मेरे ख्याल में, मैं खुद भी काफ़ी अर्सा बैंकिंग में रहा हूँ, जॉब भी की है ओवर 10 ईयर्स। तो उनका सेंटिमेंट ओवरऑल यही होता है कि हम पैसा दें। मुश्किल तब आती है जब गवर्नमेंट की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से आप रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, न्यू सेट ऑफ रेगुलेशंस आती हैं, और वो भी किसी रीजन की वजह से आती हैं। वरना बैंक तो पहले कुछ भी पूछे बगैर पैसा दे देते थे। तो मेरे ख्याल में उनका सेंटिमेंट अभी भी वही है कि दे विल ट्राई टू फाइंड अ वे कि आपको पैसा मिले, क्योंकि अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप अगले 15, 20, 30 साल उनको इंटरेस्ट देंगे। बाकी ये बात रहेगी कि उनकी आजकल व्यू क्या है। आजकल व्यू थोड़ा चेंज इसलिए है कि जब मुश्किलात होती हैं तो जो बंदा पैसा दे रहा है वो मेक श्योर करता है कि मेरा पैसा सेफ हो। तो वो जो बोरोअर है उसको देखते हैं कि ये किस किस्म की जॉब करता है, कितनी स्टेबल जॉब है, इसकी फील्ड क्या है, आया ये जो फील्ड है अगर खुदा न खास्ता इसकी जॉब चली भी जाए तो ये दूसरी जॉब क्या इसकी कैपेसिटी है कि वो ले सकता है। तो वो इन चीज़ों को जो हमने पहले बैंक इतनी तवज्जो नहीं देते थे, वो इस वक्त थोड़ा आ रहे हैं और वो चीज़ों को असेस करके आपको पैसा देंगे। इतनी आसानी से अब वो पैसा नहीं मिल रहा जिसमें पैसे मॉर्गेजेस अप्रूव नहीं हो रही जिसमें पहले हुआ करती। और उसकी मेजॉरिटी फैक्टर जो है वो रेगुलेटर की तरफ से उनको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेजर प्ले जो है ना पार्ट प्ले करती हैं। वरना बैंक तो चाहता है कि आपको पैसा मिले ताकि वो उनका जो है बिजनेस इंक्रीज हो। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि अब जो बैंक्स की आपने बात की है, बैंक तो चाहता है मैक्सिमम लोगों को वो करे, पैसा दे और उस पर वो मुनाफा भी कमाए। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल ये भी था कि उमूमी तौर पे लोग मॉर्गेज से भी इतरा रहे होते हैं और वो बहुत लंबे अरसे तक डिपॉजिट होने के बावजूद रेंट को फौकियत देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? जी, मैं पहले भी जिस तरह बात हुई कि अगर आप इस वक्त रेंट दे रहे हैं 2000 और अगर आपकी मॉर्गेजेस आ रही हैं 1500, तो लोगों को इस बात पे है कि हम उसकी तरफ जाएं कि मॉर्गेज की तरफ जाएं। किराए पे एक ये भी बहुत मुश्किल बात है कि आजकल खैर इस बात पे काफ़ी डिस्कशन चल रही है पार्लियामेंट में, जिसे सेक्शन 21 कहा जाता है कि नो
फॉल्ट एविक्शन कि आपका मालिक मकान आपको 2 महीने का नोटिस देगा और बोलेगा यहाँ से निकलो। तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी मेजर पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जिन लोगों के बच्चों के स्कूल हैं वो फिर कैसे एकदम अपने आप को उठाएंगे, प्रॉपर्टी आगे मिल नहीं रही, फैमिलीज को फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में लोगों में अभी भी ये चीज़ काफ़ी प्ले कर रही है कि अगर हम अपना ले सकते हैं तो दे लें, लेकिन मुश्किलात की वजह से वो नहीं ले पाते, तो वो रेंटिंग पे इसलिए ज़्यादा जी ठीक ठीक वो ये पे है। ठीक। खुर्रम शहजाद साहब बहुत आपके वक्त का, शाहिद साहब आपका शुक्रिया, साजिद सुहेल साहब आपका शुक्रिया, गुलाम हसन अमान साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।